Hello everyone, this is Rohit Mishra. Today we are going to discuss another topic from data visualization and overall perspective, which is the part of the subject data warehousing and data mining. In today's lecture, we consider data mining interface, which is programming interface and GUI level interface. Then we move to data warehouse security and we consider backup and recovery, which is hardware backup, disk backup and software backup. तो अगर हम बात करें डेटा माइनिंग इंटरफेस की तो बेसिकली डेटा माइनिंग इंटरफेस एक वेब बेस्ड इंटरैक्टिव डायनेमिक रिपोर्टिंग बिल्डिंग मॉड्यूल होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि एक तरीके का ये ब्रिज क्रिएट करता है, सिस्टम क्रिएट करता है जो ये बताता है कि किसी डेटाबेस में जो नया डेटा आ रहा है और जो पुराना अवेलेबल डेटा है उनके बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी, किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और किस तरीके से वो एक्सेस होंगे। किसी भी डेटा में डिफरेंट टाइप के किसी भी डेटाबेस में डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं और वो डेटा आपस में किस तरीके से एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप को शो करेंगे और एक्सेसिंग के टाइम पे किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये बताता है डेटा माइनिंग इंटरफेस। डेटा माइनिंग इंटरफेस का काम ये भी है कि वो ये बताए कि मान लीजिए किसी डेटाबेस में कोई डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और एट दैट टाइम कुछ और रोज या कॉलम उसमें ऐड हो गई, तो ये नई रोज एंड कॉलम्स जो डेटाबेस में ऐड हुई है ये पुराने डेटाबेस में किस तरीके से इफेक्ट डालेगी और जो पुराना डेटा है वो इनको एक साथ लेकर के किस तरीके से एक्सेस हो सकता है, हमारा डेटा माइनिंग इंटरफेस ये भी करता है। अगर हम बात करें डेटा माइनिंग इंटरफेस की तो वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो सकता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसको जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम इंटरेक्ट करा सकते हैं, उसको एसक्यूएल की क्वेरी के थ्रू हम उसमें कुछ मॉडिफाई करा सकते हैं, उसमें डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उस डेटाबेस में ग्राफिकली हम किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी नए डेटा को ला सकते हैं, किसी पुराने डेटा को डिलीट कर सकते हैं और नए और पुराने के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, ये हमारा कहलाता है डेटा माइनिंग इंटरफेस। यानी डेटा माइनिंग इंटरफेस हैविंग टू पार्ट्स, प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अगर हम डेटा माइनिंग इंटरफेस की डेफिनेशन की बात करें तो ये कह रहा है कि इसे वेब बेस्ड इंटरैक्टिव डायनेमिक रिपोर्टिंग बिल्डिंग मॉड्यूल है जो कि काम करता है किसी डेटाबेस में उसके पुराने और नए डेटाबेस के बीच में इंटरैक्टिव सेशन एस्टैब्लिश करने में। अगर हम वेयरहाउस सिक्योरिटी की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि डेटा वेयरहाउस में अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो उसको कोई भी आदमी अपनी तरीके से यूज करेगा, मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला देगा जिससे वो कभी भी क्या रहेगा, अपडेट नहीं रहेगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे जो हमारे पास क्या रहेंगे, हर आदमी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, उसको कुछ सर्टेन लोग ही क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। इसलिए किसी डेटा वेयरहाउस में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा वेयरहाउस इज टू मेक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजिली एक्सेसिबल टू द यूजर। हम ये कर सकते हैं कि उस डेटाबेस वेयरहाउस में जो डिफरेंट डेटाबेस हैं उसको हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए हम एक्सेसिबल कर सकते हैं और किसी यूजर के लिए हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास ये ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस को किसके लिए एक्सेसिबल करें और किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड करें। अब ये होता है कि मान लीजिए कोई यूजर है, उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बाद में उसे हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कितना पार्ट उस डेटाबेस का उसको प्रोवाइड करना है एक्सेस करने के लिए, कितना पार्ट उसको प्रोवाइड नहीं करना है एक्सेस करने के लिए। मान लीजिए उस यूजर का उस डेटा वेयर हाउस में हमने कुछ पार्ट जो है एक्सेसिबल करने के लिए उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, लेकिन ऑथेंटिकेट करने के बाद जो उसका पर्पस था उस डेटा को फेच करना, उस डेटा वेयर हाउस से डेटा को रिट्रीव करना और एक डिसीजन क्रिएट करना, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस हो रही है कि अगर मान लीजिए हमने रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर दी डेटा वेयर हाउस में किसी यूजर के लिए, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि उस यूजर के लिए वो जो एक्सेसिबल पार्ट है वो किस हद तक इंपॉर्टेंट है, यानी उसका अगर वो एक्सेस करता है तो उसके लिए वो कितना बेनिफिशियल है। अगर हम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि वो यूजर एक्सेस किस तरीके से कर सकता है, डेटा लोड में किस तरीके से हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं,
हम डेटा की मूवमेंट में उसको किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्वेरी जनरेशन में हम कौन कौन सी क्वेरी को एक्सेसिबल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर हम यूजर एक्सेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके होते हैं, डेटा को क्लासिफाई कर दें, डेटा को ही हम एक हिरारिकल वे में रिप्रेजेंट कर दें और ये कह दें कि ये पर्टिकुलर डेटा एक्सेसिबल है और ये पर्टिकुलर डेटा एक्सेसिबल नहीं है, या हम यूजर को ही क्लासिफाई कर दें। हम यूजर को हायरार्किकल बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो सबसे टॉप पे रहेगा उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी रहेगी और जो सबसे बॉटम पे रहेगा उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी रहेगी, या हम उसको प्रोफाइल बेस भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेसिबल करा सकते हैं कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टॉप अथॉरिटी है तो उसको एक्सेसिबल की परमिशन किसी डेटा वेयर हाउस में कितने % देनी है, और किसी बॉटम लेवल का कोई अगर एम्प्लॉय है तो उसको हम उस डेटाबेस में कितनी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि टॉप लेवल के आदमी को हम फुल्ली एक्सेसिबल कंट्रोल दे सकते हैं उस डेटा वेयर हाउस को एक्सेस करने के लिए, और अगर हम किसी एम्प्लॉय लेवल की बात करें तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसको वो एक्सेस नहीं कर सकता है, बाकी डेटा वेयर हाउस में उसको हम एक्सेसिबल प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम ऑडिट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑडिट रिक्वायरमेंट भी हमारा सिक्योरिटी पर ही काम करता है। ये थोड़ा सा सिक्योरिटी से कुछ इनहेंस वर्जन होता है। इसमें हम एक टीम जनरेट करते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सेक्शन को क्या कर सकती है, सिक्योरिटी देखती है, उसकी सिक्योरिटी को चेक करती है और ये बताती है कि वो डेटा वेयर हाउस कितना हद तक जो है वो सिक्योर है और वो किस लेवल के आदमी के लिए कितना जो है वो ओपन है और कितना क्लोज है। अगर हम ऑडिट रिक्वायरमेंट में कैटेगराइज कर दें तो हम देख सकते हैं कि कनेक्शन, डिसकनेक्शन, डेटा एक्सेस एंड डेटा चेंज की बात कर रहा है। ये कनेक्शन का मतलब हो सकता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट फील्ड है वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, लूजली कनेक्टेड है या टाइटली कनेक्टेड है। उनके बीच में अगर डिसकनेक्शन है तो वो किस लेवल का है, यानी अगर डिसकनेक्शन दो किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, दोनों के बीच में आइसोलेशन की तरह काम हो रहा है, दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, वो किस हद तक एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है, आइसोलेट है। आइसोलेट होने के बाद वो किस तरीके से डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। मान लीजिए किसी एक डेटाबेस की बात करें हम और उसमें हम कहें कि मान लीजिए एक ऑफिस एम्प्लॉय है जो उसको एक्सेस कर रहा है, एक टीचिंग एम्प्लॉय है जो उसको एक्सेस कर रहा है, तो ऑफिस एम्प्लॉय अपने लेवल से उस डेटा को एक्सेस करेगा और टीचिंग लेवल का आदमी अपने लेवल से उस डेटा को एक्सेस करेगा। तो उन दोनों के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है और दोनों को कितनी परमिशन है डेटा को एक्सेस करने की और चेंज करने की। हम नेटवर्क रिक्वायरमेंट की बात करें तो नेटवर्क रिक्वायरमेंट की भी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अदर सिक्योरिटी की तरह। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी डेटा को डेटाबेस में कोई डेटा अगर हमारे पास है या डेटा वेयर हाउस में कोई डिफरेंट डेटाबेस है हमारे पास है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो नेटवर्क रिलेटेड किस तरीके से सिक्योर है। नेटवर्क रिलेटेड सिक्योर का मतलब कि उसमें जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में है और अगर कोई उसको यूज कर रहा है, यूज करने के बाद अगर वो डिक्रिप्ट कर रहा है तो वो किस हद तक उस डेटा को रिट्रीव कर पा रहा है। और यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि अगर वो डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ राउटर, तो उस राउटर की सिक्योरिटी हमें चेक करनी पड़ती है कि वो कुछ इस तरीके से सिक्योर रहे ताकि उसको कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्या कर सके, एक्सेस कर सके। अगर हम डेटा मूवमेंट की बात करें तो डेटा मूवमेंट ये कहलाता है कि मान लीजिए किसी डेटा वेयर हाउस में कोई डेटा एक्सेस हुआ और मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई होने के बाद फिर से वो डेटा में वापस आया तो वो किस हद तक उस डेटाबेस को मेंटेन कर सकता है, यानी डेटा मूवमेंट से रिलेटेड भी सिक्योरिटी को हमें कंसीडर करना है। हमें ये देखना है कि वो जो डेटाबेस डिफरेंट फाइल से बना हुआ है उनकी फाइल किस हद तक सिक्योर है, उसका एक्सेसिबल किस हद तक सिक्योर है, उनका बैकअप है या नहीं है ये हम देख सकते हैं, उनकी टेबल किसके लिए विजिबल है किसके लिए विजिबल नहीं है, वो टेम्परेरी फाइल है या फिर परमानेंट फाइल है, हमें ये भी चेक करना रहेगा। और एक वर्ड आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी डेटा की सिक्योरिटी को हम डॉक्यूमेंटेड कर दें, यानी हम उसको एक ओवरऑल इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर दें, यानी हम उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर दें और डॉक्यूमेंटेशन करने पे ये बता सकते हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी हमने उसमें इंप्लीमेंट कर रखी है, किस तरीके के लोग उस सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, और डेटा कितना पार्ट तक एक्सेस हो सकता है किस तरीके के लोगों के द्वारा। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि डेटा क्लासिफिकेशन के थ्रू हम उसको कर सकते हैं, यानी डेटा को ही कैटेगराइज कर दें कि ये पर्टिकुलर डेटा किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए है, ये पर्टिकुलर डेटा किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए है। यूजर क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने आपको बताया हिरारिकल, उसको ही एक हिरारकी बना दें कि टॉप लेवल का यूजर कितना यूज कर सकता है, बॉटम लेवल का यूजर कितना यूज कर सकता है। और नेटवर्क रिक्वायरमेंट में भी हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई डेटा
बेस डिफरेंट डिफरेंट डेटा से मिलकर के बना है और उनके बीच में कुछ कनेक्टिविटी शो हो रही है, तो वो कितनी जो है वो टाइट है और कितनी वो लूज है। अगर हम बैकअप एंड रिकवरी की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डेटा बेस में या डेटा वेयर हाउस में मान लीजिए कोई भी डेटा एक्सेस हुआ, एक्सेस होने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई और मॉडिफिकेशन होने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास जो पुराना डेटाबेस था, मान लीजिए वो ए नाम का था और जो एक्सेस होने के बाद मॉडिफाइड डेटा हुआ वो ए डैश बन के आया। तो हम ए डैश में जो भी चेंजेस हुए हैं क्या उसको दोबारा से हम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम उसकी एक बैकअप और रिकवरी भी बना के रखते हैं ताकि अगर उस डेटाबेस में कोई भी चेंजेस हो गया हो, उस डेटा वेयर हाउस में कोई भी चेंज हो गया हो, तो हम उसे क्या करें, पुराने उसके लेवल में हम उसको यूज कर सके। तो उसका बैकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी डेटा अगर मॉडिफाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक बैकअप डेटा भी रहेगा ताकि मॉडिफाई होने के बाद जो डेटा आए हमारे पास वो पुराने डेटाबेस से अलग रहे और पुराने डेटाबेस में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एज इट इज रहे, मॉडिफाई होने के बाद वो बदल ना जाए। अगर हम बैकअप की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती है। कंप्लीट बैकअप होता है। कंप्लीट बैकअप का मतलब होता है कि किसी डेटाबेस को हमने पूरे के पूरे डेटाबेस को बैकअप बना लिया है, यानी उसमें जितनी भी फाइल्स थी, जितने भी रोज कॉलम्स थे, जो भी टाइप के डेटा थे उनकी सबकी हमने बैकअप बना रखी है। पार्शियल डेटा बैकअप का मतलब होता है कि हमने पूरे के पूरे डेटाबेस का बैकअप ना बना करके उसके कुछ सर्टेन पार्ट का बैकअप बनाया है। मान लीजिए कोई डेटाबेस है, उसकी हमने 50% पार्ट का जो है वो बैकअप बना लिया, या उसमें ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तो हमने क्या किया कि उसके किसी एक पर्टिकुलर फाइल को हमने बैकअप बना लिया, हमने ऑडियो का बैकअप बना लिया, टेक्स्ट फाइल का बैकअप बना लिया, उसे हम पार्शियल बैकअप कहते हैं। कोल्ड बैकअप का मतलब होता है कि जब भी किसी डेटाबेस में कुछ ना कुछ एक्सेस हो रहा है तो एट दैट एक्सेस टाइम हम उस डेटाबेस में रिकवरी या बैकअप का काम नहीं कर सकते हैं। हम उसमें बैकअप उस समय उसका नहीं बना सकते हैं जब तक वो डेटाबेस कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। जब वो यूज उसका खत्म हो जाएगा तब हम क्या कर सकते हैं, उसका बैकअप बना सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम जब वो यूज हो रहा है तब हम उसका बैकअप नहीं बना सकते हैं। हम उसे पूरा का पूरा शट डाउन होने का वेट करते हैं। हॉट बैकअप भी एकदम कोड से उल्टा होता है। उसमें ये कहते हैं कि जब उसमें कोई ना कोई एक्सेसिबिलिटी हो रही है तो एक्सेसिबिलिटी के टाइम ही हम उस डेटा का क्या कर सकते हैं, बैकअप मेंटेन कर सकते हैं। और उस बैकअप को मेंटेन करने के लिए हम दिखा सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस आपस में किस तरीके से कनेक्ट है। अगर हम ऑनलाइन बैकअप की बात करें तो ऑनलाइन बैकअप भी हॉट बैकअप की तरह ही होता है। यानी ऑनलाइन बैकअप भी ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी डेटाबेस एक्सेस हो रहा है तो एट एक्सेस टाइम ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी बैकअप को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी बैकअप बना सकते हैं। हम उसके पूरे शटडाउन होने के या पूरे बंद होने का वेट नहीं करेंगे, एक्सेस टाइम पे ही हम उसके बैकअप को कंटेन कर लेंगे। हार्डवेयर बैकअप में हम ये देखते हैं कि जिस पर्टिकुलर मशीन पे डेटाबेस एक्सेस का काम हो रहा है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं उसको हम ऐसे बैकअप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे अगर हम हार्डवेयर बैकअप की बात करें और हमने कहा कि किसी हार्ड ड्राइव में हमारे पास कोई डेटा बेस है तो हम उस हार्ड ड्राइव का ही एक बैकअप बना के रखते हैं ताकि अगर हमारे पास हार्ड ड्राइव में कोई भी दिक्कत आए या फिर वो करप्ट हो जाए तो हमारे पास उसके हार्ड ड्राइव का भी बैकअप रहे। सेम इसी तरीके से डिस्क बैकअप की भी बात करते हैं। मान लीजिए डिस्क हमारे पास खराब हो जाए या फिर उसमें कोई डैमेज हो जाए, हमारे पास डिस्क का भी बैकअप बना रहे, उसमें भी जो डेटा रहे वो हमारे पास बैकअप के रूप में रहे। और अगर हम सॉफ्टवेयर लेवल के बैकअप की बात करें तो ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर में भी हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर चलते चलते करप्ट हो गया या कुछ वायरस उसमें आ गए, वो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर का भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर बैकअप होना चाहिए ताकि हम उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सके, रीबिल्ड करें या फिर हम उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकें। So this is the end of today's lecture. I hope all these topics are clear to you. If you have any query related to this topic, feel free to ask me on my WhatsApp number. You can also mail me on rohitmishra.academic@gmail.com. Thanks for watching this video. Thank you so much.